हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे 23 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का देख लेते हैं हम हमारा मोटिवेशनल कोट कि न टूटना है, न रुकना है और ना ही झुकना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार और आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें से किसने की है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, इसने जो है कि अभी हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 ये रिपोर्ट जारी की। अब इसके बारे में हम जान लेंगे। पहले तो जैसे मौसम वेधशाला है तो ये कहाँ पर है, पुणे में स्थित है। और जो विश्व मौसम संगठन है इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, इससे संबंधित फैक्ट के बारे में हम जान लेंगे। जैसे कि इसने ये बताया है कि 2011 से लेकर 2020 तक का ये जो डिकेड हुआ है, ये जो यानी कि दशक हुआ है, सबसे गर्म हुआ है, यानी कि हॉटेस्ट डिकेड इसको जो है कि घोषित किया है। इसके पश्चात इसमें जो है कि 3 सालों में जो सबसे गर्म वर्ष यानी कि जो सबसे तीन वर्ष है जो गर्म रहे उसमें से 2020 को यानी कि 2020 को बहुत गर्म यानी कि सबसे गर्म 3 गर्मों में इसको रखा गया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक एम्फन चक्रवात आया था जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आया था, यानी कि इनके बीच जो है कि उफान मचाया था इसने। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे स्कॉच पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया था आंध्र प्रदेश के जो सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, इनको दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा माई UNEP 2020 प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन से सिर्फ इतनी ही बातें आपको ध्यान रखना है, बाकी स्टैटिक जीके में आपको कवर करवा दिया जाता है। अगर आपका पेट अब भी नहीं भरता है तो आप आनंद परमार क्लासेस पर जाकर और अधिक वीडियो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं। जैसे कि 2021 रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स एकल खिताब किसने जीता है, तो भाई लोग किसने जीता है इसका आपको राइट आंसर टिक करना है। क्या आएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेफानोस जो सितसिपास है, इन्होंने जो है कि 2021 का रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स एकल खिताब जीता है। अब इन्होंने जीता है तो हम इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इन्होंने जो है कि पहली बार ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स जो होता है इसके द्वारा जो टेनिस के सारे ही जो फॉर्मेट्स होते हैं इसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, तो ATP मास्टर्स 1000 की जो ट्रॉफी है वो पहली बार जीती गई है। इनके करियर में इन्होंने पहली बार जीता है। और इन्होंने जो है कि जो स्टेफानोस सिपसितास यानी कि सितसिफास से इन्होंने पहली बार ये रोलेक्स मोंटे कार्लो जो है कि अवार्ड जीता है। और इन्होंने आंद्रे रुबलेव को हराया है, किसको, एंड्रे रूबल को, जैसे कि इसमें ऑप्शन में बताया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो वो है हाल ही में किस मंत्रालय ने रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है। अब आपका तो हाथ जाता है सीधा संस्कृति मंत्रालय पर, क्योंकि रामायण एक हमारी संस्कृति से रिलेट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको जाना है पर्यटन मंत्रालय पे, क्योंकि ये चीज़ें पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि पर्यटन मंत्रालय, जो कि पर्यटन मंत्रालय ने जो है कि रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो इससे रिलेटेड बात हम जैसे प्रहलाद सिंह पटेल हमारे जो पर्यटन मंत्री है उन्होंने इस बात को बताया है। और इनके अंतर्गत यानी कि इनके अनुसार इसका टाइटल रखा गया है राम कथा, भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी। क्या, राम कथा, भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी। ठीक है, तो आपको जो है कि मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको मेरी जो वॉइस ओवर करता हूँ मैं इस वॉइस को ही लिखते चले जाना है। ठीक है, आप क्योंकि जो चीज़ लिखोगे ना उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप लिखते चलिए और एक बार लिखी हुई चीज़ आपको 10 बार पढ़े हुए से ज़्यादा बेनिफिशियली रहती है। ठीक है, तो हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है इसके अंतर्गत रामायण की पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। और इसमें पहले जो 17वीं से 19वीं सदी के दौरान जो भारत की विभिन्न कला है
वो विभिन्न जो संग्रहालय है उनसे ली गई है, यानी कि कुल 49 लघु चित्र लिए गए हैं। और ये जो कहाँ से लिए गए हैं, तो जो राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली का, इससे इनको लिया गया है 49 लघु चित्रों को। ठीक है। इसके अलावा बेस्ट झांकी का अवार्ड किसे दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश की श्री राम जी की झांकी जो अयोध्या की थी, इसको दिया गया। अच्छा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई लोग कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि अप्रैल 21 को। ठीक है, 21 अप्रैल को जो है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अब पहली बात तो ये क्यों मनाया जाता है, पहले हम इसकी उद्देश्य की बात कर लेंगे कि जो सिविल सेवा में जो अधिकारी लगे हुए हैं उनके द्वारा जो ज़बरदस्त काम किए गए हैं बढ़ाई चढ़ाई के, उनकी सराहना की जाती है, यानी कि बढ़ाई चढ़ाई का काम करा है तो उनकी भी बढ़ाई चढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसी के साथ जैसे इनको जो है कि ये क्या है, तो भारत सरकार ने यानी कि 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में क्यों चुना, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने जो नवनियुक्त सिविल सेवक थे उनको संबोधित किया था। इसके उपलक्ष्य में जो है कि 21 अप्रैल 1947 के बाद जो है कि सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, और जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। गुजरात में जो सादोबेट टापू पर नर्मदा नदी के किनारे आधार से 240 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि लौह पुरुष की है। अच्छा, ये तो हो गई उस समय के गृह मंत्री की बात। वर्तमान के गृह मंत्री कौन है, तो वो हमारे अमित शाह है। इसके अलावा सिविल सेवा के जनक किनको कहा जाता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। और इसकी स्थापना ली आयोग स्थापना यानी कि जो इसकी स्थापना है वो ली आयोग के अंतर्गत की गई है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो वो है हाल ही में समाचारों में देखा गया ड्रेकोप्रिस्टस हाफमैनोरम क्या है। तो ये क्या है, ये जो एक सार्क का जो है कि जीवाश्म है। ठीक है, इसको समाचारों में देखा गया है, जो ड्रेकोप्रिस्टिस हाफमैनोरम है ये सार्क का एक जीवाश्म है। इसके अनुसार ये न्यू मेक्सिको के जो अल्बुकर्क में जो गॉडजिला सार्क के नाम से इसको विख्यात है, यानी कि जो गॉडजिला सार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें ये ज्ञात नई जनजाति है, इस सार्क की एक नई जाति है, यानी कि एक नया जीवाश्म है। इसे हॉकमैन की ड्रैगन सार्क या फिर गॉडजिला सार्क भी कहा जाता है। क्या हॉकमैन की ड्रैगन सार्क या फिर गॉडजिला सार्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेंगे जैसे ड्रैगन सार्क है, तो इसमें जो है कि पंख है और वो कितने लंबाई के, तो 0.75 की लंबाई के पंख है, और ये कुल जो सार्क है 2 मीटर लंबा है। ठीक है, इसके साथ इसके छोटे छोटे दांत भी है। इसमें इमेज में आपको नहीं दिखा पाऊंगा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न जो है कि वो देख लेते हैं, तो वो क्या है, निम्नलिखित में से किसने 19 अप्रैल 2021 को किसी अन्य ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरी है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर। उड़ान तो खैर भारत बहुत पुरानी चीज़ है कि उड़ान भर देता है। ठीक है, भरता रहता है कई बार कई जगहों पर दूसरे ग्रह पर जाकर उड़ान भरी है। ठीक है, तो वो खैर इंडिया ने नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड है। जैसे इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है, इसने जो है कि यहाँ पर उड़ान भरी है अन्य ग्रह पर, और वो कहाँ पर, तो मंगल पर। ठीक है, अब ये इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है, ये मंगल पर ये उतरा है, और इस पर जो है कि जो जिससे गया है उस पर उसके आसपास मंडराता है और ये एक्टिविटी को कैप्चर करता है। ठीक है, ये एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर है और दूसरे ग्रह पर संचालित एकमात्र प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है। ठीक है, अब मंगल की बात की गई है, तो भारत का जो पहली बार में सक्सेस रहा जो मंगल मिशन है। इसके अलावा होप मिशन यूएई के द्वारा भेजा गया था, तियानवेन फर्स्ट चीन का मिशन है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के काम की समीक्षा के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन है। तो भाई लोग कौन है इसके, लगाओ इसका राइट आंसर। तो भाई सुदर्शन सेन जो हैं वो एसेट यानी कि एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि जो वर्तमान काम कर रही हैं उनके समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। उनके द्वारा ये सुमित सेन के प्रमुख इसके नियुक्त किए गए हैं। अब आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई है एआरसी के नाम से, जिसे जाना जाता है एशियंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से। ये समिति जो है कि
ARC का मूल्यांकन करेगी और इस मॉडल की समीक्षा भी करेगी। अब ये ARC विशेष वित्तीय संस्था है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है उनको यानी कि NPA को खरीदता है ताकि आप अपना जो बकाया बैलेंस है उसको क्लियर कर सकें। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इसके जो है कि प्रमुख सुदर्शन सेन को बनाया गया है। इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि किस देश ने जो यानी कि किस देश के साथ भारत ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए भाई लोग? इसका राइट आंसर क्या आएगा, यानी कि किस देश के साथ किए हैं? तो MOU जो समझौता किया जाता है वो MOU के अंतर्गत किया जाता है। किसी दिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये MOU के बारे में। इसी के साथ आज के लिए आप समझ लीजिए कि ये जर्मनी जो देश है इसके साथ जो है कि इसको समझौता किया गया है। ठीक है, अब जर्मनी और भारत सरकार ने मिलकर जो एक समुद्री पर्यावरण में हो रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का जो सामना कर रहे हैं उनके बारे में यानी कि जो सर है वो समझौता कर रहे हैं यानी कि सामना कर रहे हैं इसे प्लास्टिक कचरे का, उनके बारे में एक समझौता जो है कि किया है। और इसकी अवधि क्या है? तो 3.5 साल, यानी कि 3 सही 1/2 साल या फिर 3 साल 6 माह, आप जैसा लगे आपको कर सकते हैं। इसके अलावा MOU के अनुसार इस योजना में जो है कि स्थायी ठोस रूप पर ये काम करेगा, यानी कि ये योजना जो है स्थायी ठोस रूप पर केंद्रित है और 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को ये चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। और अब बात की गई है इसमें जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ से एक महत्वपूर्ण और जो है कि क्रूर शासक यानी कि तानाशाह अडोल्फ हिटलर जो कि वर्ल्ड वार का जन्मदाता जिसे कहा जाता है, ये जो है कि जर्मनी से बिलोंग करता है। और इसकी एक महत्वपूर्ण और उससे भी महत्वपूर्ण और उससे भी महत्वपूर्ण यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार CHSL जैसे एग्जाम में, मैंने खुद देखा है कि जो माई कैंप है मेरा संघर्ष, ये एडोल्फ हिटलर की है जो रचना है। ठीक है, एडोल्फ हिटलर की रचना क्या है ऐसा पूछा गया है कि जो माई कैंप है वो किसकी रचना है? तो वो है मेरा संघर्ष और एडोल्फ हिटलर की। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया काला सागर कितने देशों से घिरा है? तो कितने देशों से घिरा है भाई लोग? इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 6 देशों से। ठीक है, जो काला सागर है ये अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है, यानी कि अटलांटिक सागर एक महासागर है और जो काला सागर है वो एक छोटा सागर है, तो ये उसका एक भाग है। और ये यूरोप और एशिया के बीच में यानी कि यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। और इससे 6 देश बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन, ये 6 देश जो है कि काला सागर से लगते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक लफड़ा हो गया है। अब लफड़ा क्या हो गया तो मैं समझाता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, इसलिए ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रूसी युद्धपोत है, इन्होंने हाल ही में काला सागर के लिए जो बोफोर्स यानी कि बॉस्फोर्स है ये मार्ग पर स्थानांतरित किए हैं। अब ये इसने किए हैं तो जो बॉस्फोरस एन और 15 छोटे जहाज रसिया ने यहाँ पर स्थानांतरित किए हैं। अब स्थानांतरित क्यों किए हैं? क्योंकि मास्को ने पश्चिम और यूक्रेन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के समय यहाँ पर जो नौसैनिकों की उपस्थिति को बढ़ा दिया था, यानी कि यहाँ पर लफड़ा नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है, या तो दंगा फसाद नहीं बोल सकते उनको, यहाँ पर कुछ बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। रसिया और जो यानी कि मास्को तरफ से जो तनाव बढ़ा था उसको लेकर यूक्रेन और जो रसिया है दोनों की तरफ से जो है कि आवाजाही यानी कि तानाशाह बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को फॉलो कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।